आज विशेष रूप से है जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन आखिर है क्या? सब लोग जानते हैं कि संसाधन मतलब क्या, जो इंसान की आवश्यकता को पूरा करे वही संसाधन है। तो जल संसाधन अगर भूमि के बारे में देखा जाए तो भूमि भी संसाधन था। ठीक उसी तरीका से हमारा जल भी एक संसाधन है, क्योंकि जल की वजह से जीवन एकदम अधूरा है। मतलब कि सबसे प्रथम अगर मात्रा है अगर कहा जाए, हालांकि भूमि था फिर भी जीवन के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जीवन के लिए जल चाहिए ही चाहिए, जल बिना जिंदगी अधूरा है। तो इस तरह से जल भी एक संसाधन हो जाता है पूरा जीवन के लिए, पूरा धरती, पूरा विश्व के लिए, चाहे पेड़ पौधा हो, इंसान हो, जीव जंतु, जानवर, कोई भी हो। इसीलिए जल एक संसाधन का रूप है। तो इसमें छोटी छोटी इसका इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा लिख दिया गया है कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा। तो 2008 की बात किया जा रहा है कि उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में बाढ़ आया था, और जिसको से काफी क्षति हुआ था। तो शुरुआत यहाँ से ही चैप्टर में आया हुआ है, इसलिए शुरुआत हम भी यहीं से किए हैं। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो उत्तर बिहार के कोसी में बाढ़ कब आया था? तो 2008 में, जिसको से काफी जान माल की क्षति हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था उसमें। यहाँ पे जान माल की क्षति हुआ था। विश्व के जितना भी सभ्यता है, जो जो सभ्यता आज मतलब कि नजर आ रहा है, वो सब बिना जल के नहीं संभव था। यानी कि नदी था, उसके वजह से बहुत सारे सभ्यता का संभव हो पाया था। विश्व के लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ है। इसके बारे में एक चैप्टर और था, उसमें भी बताया गया था कि सिंधु सभ्यता जैसे इन सबका विकास नदी की वजह से ही हुआ है। 9 क्लास में याद आ रहा है कुछ, 9वीं क्लास में ऐसे में से कुछ चैप्टर आया था, उसमें भी नदी के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र का, उसमें बताए थे कि सभ्यता जो हिंदू सभ्यता मोहनजोदड़ो ये सब जो था, हड़प्पा सभ्यता, उस सब का भी विकास जो हुआ था नदी घाटी की वजह से ही, अर्थात जल के वजह से ही नदी के किनारे में धीरे धीरे करके बसना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि विश्व में जितना भी सभ्यता का विकास होता है उसका कुल कारण क्या है? तो नदी घाटी। ठीक है ना, नदी घाटी की वजह से, नदी होना चाहिए, तो उसी की वजह से पूरा हम लोग का सभ्यता धीरे धीरे करके विकास हुआ। उसके बाद थोड़ा सा जल का थोड़ा सा उपयोग, हालांकि सब लोग जानते हैं कि जल का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, फिर भी मोटे तौर पे एकदम इम्पोर्टेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि आज के युग में कहाँ यूज करते हैं। हालांकि खाना पीना, नहाना धोना ये सब तो आगे आएगा ही, अगला टॉपिक में आएगा कि हम लोग जल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह पे हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत हाई मतलब कि मार्जिन वाला पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आधुनिक औद्योगिक युग, औद्योगिक युग का मतलब हो गया मशीन वाला जमाना। आज के जमाने में मशीन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मशीन गर्म भी होता है, उसको ठंडा करने के लिए भी जल का इस्तेमाल किया जाता है, और बिजली उत्पादन करने के लिए भी जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी जगहों पर भी बिजली का काफी महत्वपूर्ण है। खाने, नहाना, कपड़ा धोना, खींचना, वो सब तो अलग बातें हैं। उसके अलावा भी बहुत जगह पे जल का हम लोग का इस्तेमाल हो पाता है। आधुनिक औद्योगिक युग में, आज का जो युग है वो है औद्योगिक युग, मशीन का जमाना हो गया है। इसमें भी जल का कहीं विद्युत पैदा करने में, तो कहीं तो मशीन को ठंडा करने में, इन सभी जगहों पे जल का भी इस्तेमाल अभी हो रहा है, किया जा रहा है। हम जहाँ गए थे राजस्थान में, जोधपुर में, तो वहां पर भी था मशीन में। जब गर्मी, पूरा चूंकि फैक्ट्री है तो पूरा गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा तो एकदम बड़का बड़का पंखा लगा हुआ है, ऊंचा ऊंचा, ऊपर से पानी गिरता रहेगा, सबको पोरेगा ताकि ठंडा रहे सब कुछ। और मशीन भी गर्म हो जाता है, इंसान भी गर्म हो जाता है एकदम पसीना। तो इसके लिए चारों कोना, पांचों कोने पे बड़ा बड़ा पंखा एकदम लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि मशीन को भी राहत मिलता है, थोड़ा ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए। पिछले साल में मतलब गर्मी में कितना हो गया था कि ट्रांसफार्मर में ही एसी लगावल है, क्योंकि गर्म ज्यादा हो जा रहा है, ट्रांसफार्मर में एसी लगा दिया ऊपर से। अरे ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं। तो उसमें एसी लगा हुआ बाहर से, ताकि ज्यादा हीट हुआ तो ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए ज्यादा गर्म ना होवे। एक छोटा लिमिट होता है कि उतना तक गर्म चलेगा, टेम्परेचर, तापमान सह लेगा। हम लोग कहीं बुखार लगता है तो पानी डालते हैं कि यार ठंडा थोड़ा थोड़ा रखेगा ना, इसी से माथा झर लेता है। तो ठीक है, इतना गर्म हो जाता है कि पन्नी गर्म हो जाता है, रुमाल गर्म हो जाता है। तो इन सब के लिए भी हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, इसको जरूर याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, 3/4 भाग जल से ढका है। 3/4, चौथा भाग में 3 हिस्सा खाली पानी से भरा हुआ है।
एक पर मतलब कि हम लोग का जमीन है, लेकिन अधिकांश जो जल है वो लवणीय है, यानी कि मतलब खारा जल है, उसको हम लोग पीने योग्य इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको हम लोग नमकीन बोल देते हैं देहाती भाषा में कि नमकीन है, नमक जैसा लगता है, खारा एकदम। तो वही है, लवणीय जल है जिसको हम लोग पीने में ही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कोई ज्यादा खास काम नहीं कर पा रहे हैं उससे। उसके बाद में है स्वच्छ जल, सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। यानी कि जो हम लोग पीने वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना खेती बाड़ी करने वाला, वो सब पानी कहाँ से हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो सतही अपवाह, 9 क्लास में अपवाह के बारे में जाने थे कि बहाव प्रभाव ये सब। तो अपवाह और भूमिगत जल, यानी कि भूमिगत जल के बारे में आगे बताएंगे, हालांकि अभी क्लियर कर देते हैं कि भूमिगत जल ये होता है कि जब बारिश होता है तो जो हम लोग का जमीन रहता है फटा हुआ, उसमें रीस रीस करके एकदम पेवा से हो करके और नीचे जाकर पानी स्टोर हो जाता है। जब हम लोग खुदाई करते हैं तो वहां से भी पानी भी निकलता है, जिसको बोलते हैं सोया फेंक रहा है। और उसी सबको हम लोग भूम जल भी नाम देते हैं, क्योंकि नीचे स्टोर करके पानी बहुत सारा रखता है। तो भूमिगत जल स्रोत ये भी है, पानी के चप्पल बैठा करके हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कुआं खोद करके उसका इस्तेमाल करते हैं, निकाल लेते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जो पानी पीने वाला है हम लोग वहीं से इस्तेमाल करते हैं। अगर समुंदर से सागर से लेकर के आया जाए पानी तो हम लोग को पीने योग्य वो है ही नहीं। तो हम लोग का जो भी जल है स्वच्छ जल, याद रखना कि स्वच्छ जल कहाँ से मिलता है? सतही अपवाह। जब नदी आहरा में जब बहाव होता है, हम लोग का छोटा मोटा जो जगह है, बारिश बरसता है फिर उसके बाद बहाव होता है, तो वो सब पानी हम लोग के यूज के लिए है। और जो रीस करके जमीन के अंदर चला गया है वो पानी हम लोग के यूज के लिए है। और बाकी जो बड़े बड़े महासागर सागरों में है वो सब हम लोग के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं है, पीने योग्य या खेती करने योग्य। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए, पहले ही से सर्किल मार दिए हैं कि जल नवीकरणीय संसाधन है, किस कारण से या क्यों है, उसका कारण बताइए। तो उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन नजर आ रहा है। उसके बाद इसका आंसर है कि जल चक्र गतिशील होता है, जिस कारण जल का नवीकरण निर्बाध गति से होता है, इसी कारण से। यानी कि जब हम लोग पानी जो है कुछ इस टाइप में काम करता है, थोड़ा यहाँ समझाते हैं। जमीन हो गया है और उसके बाद में यह बादल हो गया ऊपर में, बारिश यहाँ से जमीन पर आया, जमीन से फिर वाष्प के रूप में फिर से बादल की ओर गया, और फिर बादल से फिर जमीन पर आया, फिर वाष्प के रूप में फिर बादल पर गया। कुछ इस तरीका से अपने आप को ये दोहराते रहता है। बारिश हुआ, गर्मी आया, भाप के रूप में ऊपर उड़ा, फिर वही बारिश बन करके बरस गया। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि निर्बाध गति से गति होते रहता है, जल चक्र है, गतिशील है ये। पानी एक दूसरे गति होते रहता है, हम लोग को दिखता नहीं है। कपड़ा जब पसारते हैं सूख जाता है, वो सब भाप बन उड़ गया, इसलिए सूख गया। तो ये क्रिया होते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि पानी कहाँ गायब हो गया, लेकिन वो सब काम हो रहा है। नहीं पीजोगे तभी पानी जो तुम्हारे धरती पे है, जो खेत पट रहा है, उसके बाद सब वाष्प बन के ऊपर उड़ ही जा रहा है। पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है तो कुछ ऊपर जा रहा है। तो लगभग 20% ऊपर चला जाता है, बाकी सब अंदर चला जाता है। तो सबका अपना अपना तरीका है। तो इसी की वजह से इसको भी बोलते हैं नवीकरणीय। देखो, नवीकरणीय और नवीकरणीय ऑप्शन में कभी कभी डिस्टर्बेंस दे देगा कि नवीकरणीय भी कहीं पर लिख देगा, नवीकरणीय, लेकिन जब जल संसाधन की बात आएगा तो जल संसाधन नवीकरणीय में मारना ऑब्जेक्टिव नवीकरणीय मारना, नवीकरणीय नहीं। अब अगर नवीकरणीय नहीं रहेगा तब नवीकरणीय में, ठीक है। अगर दोनों रहेगा तो नवीकरणीय। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर याद रखोगे कि कितना प्रतिशत, 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। 96.5 यहाँ पे है, शायद हम लोग को बुक में कहीं पे 5 या कहीं पे 96.6 भी ऐसे रह सकता है, या तो फिर पॉइंट वाला 5 रहेगा ही नहीं ऑप्शन में, तब भी 96 वाला मारना, ठीक। क्योंकि कहीं कहीं पे रहता है कि 5 करके यहाँ पर 6 कर देगा और 5 गायब रहेगा, 96.6 हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी पॉइंट वाला हटा देगा, डायरेक्टली 96 लिख देगा। तो इसको भी याद रखना है कि कोई वाला भी ऑप्शन में मैच कर जाए तो उसको टिक कर देना है। 97 98 जाएगा तो नहीं, उससे नीचे 96 के आसपास में रहेगा, उसको ही टिक करना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग का जो दिमाग घुमाने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन ही ऐसा, ताकि बच्चा लोग लटक जाए और खोजेगा वही ऑप्शन जो पढ़ाया गया है और मिलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद में है कि हम लोग का जो कितना
जल है जो कि बहुत अच्छा है, कितना प्रतिशत, तो 2.5%। 2.5% जो है हम लोग का जानी एकदम बढ़िया है। पानी, सॉरी पानी पानी जो है हम लोग का जो पानी है वो 2.5% ही पीने योग्य है। मृदु जल मतलब कि मीठा, मतलब पीने योग्य। मृदु मतलब मीठा, चीनी डाला नहीं, मतलब मीठा पीने योग्य और अलवणीय, यानी खेती बाड़ी वगैरह हम लोग इतना ही में काम चला लेते हैं, पी लेते हैं। हम जितना भी काम धाम में इस्तेमाल करते हैं लगभग इसी सब का पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कि जल के स्रोत। जल का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ पर जल है, स्रोत कैसा है उसका, कहाँ से आ सकता है। तो जल के स्रोत को विविध रूपों में पाया जाता है, यानी कि इसका कई रूप भी हो सकता है कि जल यहाँ यहाँ से मिल सकता है, जिसमें है कि भूपृष्ठीय जल पहला, भूपृष्ठीय, भू के पृष्ठ पे, उसके बारे में बताएंगे। फिर भूमिगत जल जो कि अभी उधर जस्ट बता चुके हैं, और वायुमंडलीय जल, यानी कि वायुमंडल में जल जो कि हवा के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वो सब, और महासागरीय जल। ये 4 तरह से जल का स्रोत होता है। चार जगह पे जल रुका हुआ रहता है, या जल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी को जानने से पहले थोड़ा सा और भी जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपलब्धि के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है, मतलब कि नीला ग्रह, सीधा सीधी याद रखना कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर अभी जस्ट पीछे में देखे थे कि क्या था, हाँ 3/4 जल था, 3/4 जल था, जिसकी वजह से 3/4 जल है, यानी कि पूरा का पूरा पानी ही पानी दिख रहा है, जिसके वजह से इसको नीला ग्रह बोला जाता है। धरती यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसका पूरा जो भाग है लगभग पानी से ही भरा हुआ है। ठीक है ना। पृथ्वी के अधिकतर सतह यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम 2 बातें लगा सकते हो। पृथ्वी के अधिकतर सतह अर्थात 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है। उपस्थिति, यहाँ पे किताबी भाषा में जल की उपस्थिति यह पाया जाता है, जो भी अपना समझ आएगा, अपना समझ से वहां लिख देना है। ये क्वेश्चन कभी कभी आते रहता है कि नीला ग्रह किन्हें बोला जाता है, तो पृथ्वी को ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। अब यह जीवों के लिए, जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि किसका बात हो रहा है, तो जल की बात हो रहा है। जल जो है जीवों की उत्पत्ति के लिए, जीवन जीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो शायद हो सकता है कि जीवन संभव नहीं हो। मतलब हर चीज का अपना अपना एक योगदान होता है कि ये चीज रहेगा तो संभव है, तो इसमें पानी का भी एक योगदान है। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उसके आगे देखते हैं, जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है, यानी कि जो नंबर 4 वाला है यहाँ से शुरू हो गया है। महासागरीय जल जो है वो सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है, यानी कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर मिलेगा, तो महासागर में मिलेगा सबसे ज्यादा पानी। जैसे कि मैप लगा हुआ है ना, मैप में देख सकते हो, वहां पे इधर जितना भी पूरा दिख रहा है सब, सारा का सारा पानी का ही नजर आ रहा है। सब में सागर, सागर, महासागर, ये सब जितना नजर आ रहा है, सब सिर्फ और सिर्फ महासागर में पानी ही पानी दिख रहा है। अब बाकी छोटा सा थोड़ा सा ही तो धरती नजर आ रहा है, जमीन नजर आ रहा है, बाकी सब में तो पानी ही नजर आ रहा है। तो यहाँ जो बातें आ गया है कि महासागरीय जल वो मतलब पूरा पानी को स्टोर करके रखा हुआ है, पूरा सबसे ज्यादा बड़ा केंद्र जो है वही है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी याद रखना है कि सबसे बड़ा जल केंद्र कौन सा है, तो महासागर वाला जल सबसे बड़ा केंद्र है जल का। इसी कारण इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जलधि किसे कहा जाता है ये भी याद रखना है। जलधि महासागर को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि ये पानी का एक तरह से केंद्र है, जल का केंद्र है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी होता है, जिसकी वजह से इसको जलधि का संज्ञा दे दिया गया है। जीवन में भूपृष्ठ और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्षतः उपयोग होता है। अब यहाँ से शुरू होगा पॉइंट। भूपृष्ठीय जल ये इंपॉर्टेंट है, और भूमिगत जल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दोनों के इस्तेमाल करके हम लोग अपना जिंदगी पूरा जीते हैं, पूरा जीवन सर्वाइव इसी के ऊपर में चलता है। और बाकी वायुमंडलीय तो वो अपना ऊपर चला ही गया है, और महासागरीय में तो पता है कि सब खारा है, वो अपना केंद्र बनाया हुआ है। तो जो जीवन जीने का है वो ये दोनों है। तो भूमिगत जल के बारे में भी जस्ट बताए हैं, तो वो तो पता ही हो गया है। तो उसके बाद भूपृष्ठीय जल के बारे में जान लेते हैं। भूपृष्ठीय जल क्या है, तो धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है, यानी कि सीधा सीधी जैसे हम लोग जमीन पे खड़ा है
बारिश होता है तो पानी इसी के ऊपर में रहता है। और इसका जो मेन कारण है वो किसके वजह से इस पे पानी रहता है, तो वर्षण। बारिश जब होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं भूपृष्ठ जल, यानी कि भूमि के सतह पे बारिश की वजह से जो पानी जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि भूपृष्ठीय जल है। हम लोग के आहार में आकर के जमा होता है, नदी में जमा होता है, वो सब जमीन के ऊपर में रहता है, उसको भूपृष्ठीय जल। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है और कुछ अंश भूमिगत हो जाता है, जो कि यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे पास वायुमंडलीय जल क्या है, तो 20% जो भाग होता है पानी का वर्षण का, वायुमंडल में चला जाता है। तो इसका जवाब यहाँ पे मिल गया है। और जो कुछ बचता है वो भूमिगत हो जाता है, यानी कि भूमि के अंदर सेव जाता है। हम लोग को पता है कि आहारा में पानी सूखा लेकिन बहुत सारा है, फिर वो कहाँ जाएगा, गायब हो जाएगा, कुछ अंदर जाएगा कुछ ऊपर उड़ जाएगा। तो आधा पानी नीचे हम लोग का दब जाता है, चला जाता है, सेव जाता है। उसके बाद में है अधिकांश भाग नदी, नालों, झील, तालाबों, जल, ताल, तलैया में जाकर के मिल जाता है। अधिकतर जो हम लोग का पानी जब बारिश होता है तो बहुत जगह पे जाता है, भूमि में मिल जाता है, ताल तलैया में, आहरा में, पोखर में, सब जगह पे जा करके पानी स्टोर हो जाता है। 20% तो ऊपर उड़ ही रहा है, जितना बारिश हो रहा है उसका 20% वाष्पीकृत हो जा रहा है, और बाकी जो है बचा हुआ वो सब भूमिगत हो जाता है। कुछ आहरा में जमा है, कुछ पोखर में जमा है, तालाब में चला जाता है, ये सब। और शेष जल क्या है, सागर और महासागर में मिल जाता है। बाकी जितना जल होता है सागर महासागर में, नदी के माध्यम से सागर महासागर में पानी मिल जाता है। और जितना भी ये भूमिगत के बारे में जाने हैं, ये सभी भूपृष्ठीय पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय या तो फिर धरातलीय जल बोला जाता है। ये सभी कारणों से, यानी कि नदी, तालाब, झील, ताल, तलैया, इन सभी पर जो जमीन पानी पाया जा रहा है या भूमिगत हो रहा है, उन सभी को हम लोग बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं कि भूमिगत जल क्या है। सो भूमिगत जल में क्या होगा कि जब बारिश होगा तो जो हम लोग का छिद्र रहता है, फटा हुआ दड़ा मिट्टी, उसमें रीस रीस करके सारा पानी सोख लेता है, और सोखने के बाद जमीन के नीचे स्टोर हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि भूमिगत जल। भूमि के नीचे में जाकर के पानी स्टोर हो जाना, भूमिगत जल ये हो जाता है। और उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, हैंडपंप, चप्पल बैठाते हैं, पानी खिंचाता है नीचे से, और फिर उसके बाद कुआं खोदते हैं, फिर उसको से पानी निकालते हैं। तो ये सब के सब भूमिगत जल स्रोत में आता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम लोग का बनने वाला सभ्य में से है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल स्रोत है। तो ऑप्शन में रहेगा कुआं हो गया, चापाकल हो गया, हैंडपंप हो गया। इसके बारे में अभी और आगे आएगा, जब चैप्टर लास्ट करेगा उसमें इसके बारे में रहेगा। छप्पर पर से जब पानी सड़क के गिरता है तो वो सब कहाँ जाता है, कौन पानी हो गया, फिर चप्पल से नीचे उठाते तो वो सब कौन पानी है, वो सब आगे नहीं। तो इन सभी के बारे में आएगा। तो इतना समझने के बाद में छोटा सा बात तो आ ही गया होगा दिमाग में कि कौन वाला पानी हम कौन पानी बोलेंगे। सर तालाब नदी में चला गया है, झील में चला गया, इस सब में तो क्या हम बोलेंगे, उसको कौन सा पानी हो गया है, तो भूपृष्ठीय जल हो गया है वो। अगर कुआं जल से पानी निकालते हैं तो कौन सा है, तो भूमिगत जल है, चूंकि हम लोग नीचे से निकालते हैं। और 20% जो होता है कि वर्षण का वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। उसके बाद महासागरीय जल में क्या था, तो ये एक तरह से पूरा जल का केंद्र है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पे पानी पाया जाता है। तो इस तरीका से ये टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो कल हम इसके बारे में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी ये वाला भूमिगत जल के बारे में कल नहीं लिखेंगे। तुम लोग इसको घर जाके लिख लेना, ठीक है, कि पानी रीस रीस करके और जमीन के नीचे चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक है, इतना रहने देते हैं इसमें, ठीक।